बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के लेक्चर के साथ मैं साइमान वार आपसे मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे शागिर्दों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, अपने घरों में हैं, महफूज हैं। तो आज हम पेज नंबर 133 के ऊपर एक नया टॉपिक है, द मिज़ेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। दरअसल ये एक तजुर्बा है जो कि दो साइंसदानों ने मिलके किया, और इस तजुर्बे का मकसद जो है वो पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम, डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें आपने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन के 3 तरीके हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आपके ख्याल में कौन सा तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। हो सकता है आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। तो उन्हीं तीनों तरीकों में से कोई एक तरीके को कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये तजर्बा ये साबित करेगा कि उन 3 मेथड्स में से, यानी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, इन 3 मेथड में से कौन सा मेथड दरअसल डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड है इन अ ट्रू सेंस। तो मिज़ेल्सन और स्टाल ये दोनों साइंसदान हैं और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। द 3 हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वर इवेलुएटेड बाय मैथ्यू मिज़ेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ऑफ कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1958 में इन 2 लोगों ने मिलकर इवेलुएट किया कि डीएनए रेप्लिकेशन का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा मुनासिब तरीका है। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने बैक्टीरिया का सहारा लिया है और बैक्टीरिया को ग्रो किया है लेबॉरेटरी में। आपको पता है कि हम लैब में भी बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, हमें कुछ ख़ास चीज़ें चाहिए होती हैं, मीडियम चाहिए होता है, इसको हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरियाज को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को जब ग्रो किया गया, बैक्टीरिया में आपको पता है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सादा सा प्रोकैरियोट है, और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए बिल्कुल हमारे डीएनए की तरह इसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और फॉस्फेट होता है, और इसमें 5 कार्बन शुगर होता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरिया को यहाँ पर प्रोवाइड की गई। थोड़ा सा जो फ़र्क था वो ये था कि जब आप नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उसमें आप नाइट्रोजन N14 को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में मिज़ेल्सन और स्टाल ने जिस बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया, इस बैक्टीरिया को उन्होंने लेबॉरेटरी में जिस मीडियम पे ग्रो किया था वहाँ पर N14 की बजाय N15 जो नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया गया। अब हैवी आइसोटोप जो होते हैं बेटा, आप केमिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इनमें एक सलाहियत होती है कि ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, और ये रेडियो एक्टिविटी मतलब इनसे शुआएं निकलती हैं। तो ये जब N15 डीएनए का हिस्सा बनेगा, इनकॉर्पोरेट होगा उसकी बेसिस में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, 4 बेसिस जैसे कि आपको पता है। तो ये जहाँ जहाँ पे ये N15 इनकॉर्पोरेट होगा वो जगह रेडियो एक्टिविटी शो करेगी, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि N15 कहाँ पे है। तो इस मकसद के लिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो लेबॉरेटरी में कई जनरेशन्स के बाद, अब यहाँ पे जनरेशन से क्या मुराद है, जनरेशन टाइम बैक्टीरिया में आपने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में बैक्टीरिया का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी कि बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन एक तरीका होता है जिसमें हर बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद अपने जैसा एक और बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर भी जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने 20 मिनट के बाद अपने जनरेशन टाइम के बाद अपने आप को डबल कर लिया। लेकिन ये जो डीएनए था ये N15 मीडियम के अंदर क्योंकि इस बैक्टीरिया को ग्रो किया गया था, तो इसलिए the DNA of these bacteria was denser than that of bacteria grown in a medium containing the lighter isotope of nitrogen N14। तो मिज़ेल्सन और स्टाल ने उसके बाद N15 मीडियम से बैक्टीरिया को N14 मीडियम में शिफ्ट किया, यानी एक जनरेशन टाइम के बाद, यानी 20 मिनट के बाद। और ये सारा कुछ करने के दौरान उसने वक्फे पे एट वेरियस इंटरवल्स डीएनए के सैंपल लिए, यानी नमूने लिए, और ताकि बाद में इस डीएनए को स्टडी कर सके। अब ये सारा काम जो है एक प्रोसेस की मदद से किया गया है। यहाँ पर फिगर 133 पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, फिगर 20.14, द रिजल्ट ऑफ मिज़ेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट्स। The band on the left side of the figure show N15 DNA, which is heavier and is present towards the bottom of the tube, and the middle band is hybrid DNA band of N15 and N14 medium, and hence lies above the N15 band. This is the
after first round of replication, and in the second round of replication 2 bands are visible, one at the level of hybrid band and the other lighter band which is N14 band. तो ये इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है जो भी मैं पढ़ रही थी. तो यहाँ पर इन्होंने ये बैंड कैसे बनते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ये उसके ज़रिए बनते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, इसमें डीएनए को लेकर सीजियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है इसके अंदर डाल के इसको स्पन करते हैं, इसको घुमाते हैं काफ़ी हाई स्पीड पे, जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग कहते हैं. तो सेंट्रीफ्यूग मशीन हर लेबॉर्ट्री का एक लाजमी हिस्सा होती है. ये एक छोटी सी मशीन है जिसमें आप किसी भी चीज़ को अपने वज़न के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं. आपको ये मैंने फर्स्ट ईयर में जब सेल के ऑर्गेनेलिस पढ़ा रही थी उस वक्त आपको समझाया था कि हम वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन का एक तरीका था वो हम करते थे. और उसमें हम क्या करते थे कि डीएनए सेल के वेरियस ऑर्गेनेले को उसमें डालकर तो उनके वज़न के हिसाब से सेपरेट कर लेते थे. अब यहाँ पर भी डीएनए हमारे पास 2 वज़न के हैं, एक N14 वाला है जो कि वेट में हल्का है और जो नॉर्मल है, और एक N15 वाला है जो इसमें हैवी आइसोटोप यूज़ किया गया है, ये वज़न में थोड़ा सा भारी है. हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे और डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डालकर घुमाएंगे. अब इसके नतीजे में जैसा कि मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का कॉन्सेप्ट बताया है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ऑफ डिफरेंट डेंसिटी दे गॉट सेपरेटेड, अलहदा हो जाएंगे अपने वज़न के हिसाब से. ये क्यों होंगे? द इनॉर्मस यानी बेतहाशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग caused the cesium ion to migrate towards the bottom of the centrifuge tube. ये घुमाने के नतीजे में सीजियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके जो आयन हैं ये माइग्रेट कर जाएंगे, सेंट्रीफ्यूग की तह में चले जाएंगे क्योंकि वो भारी होंगे, क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोराइड. और सीजियम क्लोराइड का एक ग्रेडियंट बनेगा. ग्रेडियंट होता है ज़्यादा से कम की तरफ. यहाँ पर बात यह है कि टेस्ट ट्यूब की जो बॉटम है वहाँ पर भारी चीज़ें होंगी और जो ऊपर की तरफ टेस्ट ट्यूब में आप आते जाएंगे तो वहाँ पर लाइटर चीज़ें होंगी. तो ये एक ग्रेडियंट बन जाता है सीजियम क्लोराइड का. अब ये ग्रेडियंट जो है इसके नतीजे में होता यह है इट्स डेंसिटी एग्जैक्टली मैचेस द डेंसिटी ऑफ सीजियम देयर. हमारा जो डीएनए है उसकी डेंसिटी और इस सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी जहाँ जहाँ पर मैच होगी वहाँ वहाँ पे डीएनए आइदर इट फ्लोट्स और आइदर इट सिंक्स इन द ग्रेडियंट until it reaches the position where its density exactly matches. तो डीएनए वजन के हिसाब से भारी होगा तो वो सिंक यानी डूब जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा. अगर वो हल्का होगा तो वो फ्लोट करेगा या इसके ऊपर तैरेगा. एंड बिकॉज N15 स्ट्रैंड्स आर डेंसर देन N14, यहाँ पर N15 के जो धागे हैं वो वज़न में डेंस हैं या भारी हैं. तो इनको जैसा कि आपको अगर समझ आ रही है बात तो पता चल रहा होगा कि इन धागों को बॉटम पे होना चाहिए क्योंकि बॉटम में जो सीजियम क्लोराइड है वो डेंस है और डीएनए के वो धागे जो नॉर्मल डीएनए होता है जिसको हम N14 में ग्रो करते हैं ये क्योंकि वज़न में हल्का होता है तो इसको ऊपर होना चाहिए क्योंकि जो सीजियम क्लोराइड है उसकी डेंसिटी ऊपर जो टॉप पर है वो कम है. तो इस हिसाब से बेटा जो डीएनए है दे माइग्रेट फर्दर डाउन द ट्यूब टू अ डेंसर रीजन ऑफ सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट. तो इसी हिसाब से जो डीएनए के धागे हैं ये डेंस जो हैं वो माइग्रेट करेंगे बॉटम की तरफ और जो लाइट हैं वो ऊपर टॉप पे रहेंगे. और आपको जैसा कि ये डायग्राम 20.14 में आप देख सकते हैं आपको ट्यूब के अंदर डीएनए के ये बैंड्स नज़र आते हैं. तो आप ये देखें कि सबसे पहला जो बैंड है 0 मिनट के ऊपर ये देखें, ये अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा लें, इस किताब को घुमा के आप देखें तो ये नीचे की तरफ है, बॉटम ऑफ ट्यूब पे है. और उसके जो राउंड 1 के बाद जो 1 जहाँ पे लिखा हुआ है यानी ये 20 मिनट के बाद हो रहा है, यहाँ पे आप 20 मिनट्स लिख लें. यहाँ पर जो डीएनए का बैंड है ये हाइब्रिड है. अब हाइब्रिड का मतलब होता है जो 2 चीज़ों से मिलके बना हो. तो ये देखें ये पहले वाले की निस्बत थोड़ा सा ऊपर है और जो नंबर 2 जहाँ पे लिखा है यानी 20 के बाद फिर
दोबारा आप 20 मिनट का टाइम देंगे, 40 मिनट्स के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पे आप डीएनए को ले रहे हैं और आप इसको मुशाहिदा कर रहे हैं। तो जहाँ पे नंबर 2 लिखा है वहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक पीक की बजाय 2 पीक्स नज़र आ रही हैं। और अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको इसमें एक बैंड की बजाय डीएनए के 2 बैंड नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक बैंड जो है वो तो मैच कर रहा है इससे पिछले दरमियान वाले के साथ, जो एक बैंड है वो इन दोनों के मुकाबले में सबसे ऊपर है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो बैंड है ये बिल्कुल N14 वाला होगा, जो कि वज़न में हल्का होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मिज़ेल्सन और स्टाल का, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से डीएनए को उसके वज़न के हिसाब से टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनाइज हम कर लेते हैं। भारी वाला नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, और लाइटर जो होंगे वो टॉप की तरफ आपको बैंड्स नज़र आते हैं। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। फर्दर इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आगे नेक्स्ट पेज पे 134 पेज पर है, लेकिन क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उसको हम कल का जो लेक्चर है उसमें हम फर्दर इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको यहाँ तक पढ़ें और इसको समझें। अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।